अंबाला को एक लोकसभा उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है। अंबाला के लोकसभा उपचुनाव में एक बार पुनः कटारिया परिवार और कुमारी शैलजा आमने सामने हो सकते हैं। और आज का जो सिनेरियो है लोकसभा का, अंबाला के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, उसको देखते हुए लग रहा है कि मुकाबला आने वाले चुनाव में कड़ा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा के 10 लोकसभा सदस्य, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, जिन पर मैं आपसे लगातार चर्चा में हूं कि जिन 10 लोकसभा सीटों पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी लहर के रथ पर सवार होकर विजय का परचम फहराया था और बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, उन लोकसभा सीटों पर आखिर अब स्थिति क्या है। अगर अब लोकसभा चुनाव यानी कि जो 2024 में चुनाव होना है, उस चुनाव के अंदर क्या स्थिति रह सकती है, किस प्रकार के हालात हैं। बीते दिनों मैंने आपसे चर्चा की फरीदाबाद और करनाल लोकसभा सीट की, और आज आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं अंबाला लोकसभा के बारे में। पहले इतना बता दें कि अंबाला लोकसभा जो सीट है, इस पर अंबाला के जो सांसद थे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी, जिनके निधन के बाद में संभवतः वहां पर उपचुनाव हो सकता है, और यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंबाला को एक उपचुनाव देखना पड़ सकता है। उपचुनाव में एक नया सांसद मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर अंबाला, जो भारत की सबसे बड़ी छावनी में से भी एक माना जाता है। इसके साथ ही अंबाला अपने धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। मां अंबा भवानी के नाम पर शहर का नाम अंबाला पड़ा, और इसके साथ ही एक धारणा ये भी है कि इस शहर में आम की पैदावार ज्यादा होती थी, इसलिए इससे आम वाला और बाद में ये नाम अंबाला बन गया। प्रदेश के उत्तर पूर्वी किनारे पर बसा हुआ ये शहर घाघरा नदी से करीब 6.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अमृतसर और दिल्ली से सड़क और रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इस जिले का क्षेत्रफल 15,074 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आम की खेती के साथ ही ये एक औद्योगिक क्षेत्र वैज्ञानिक उपकरणों, सिलाई मशीनों, औजारों के निर्माण, आटा मिल और हथकरघा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अंबाला लोकसभा सीट साल 1962 से अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित सीट है। इस संसदीय सीट में मतदाताओं की संख्या मौजूदा वक्त में करीब 2 लाख है। 4 साल पहले साल 2019 मई में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब 18,53,000 मतदाता थे। अंबाला लोकसभा सीट में कुल 9 विधानसभा हलके पड़ते हैं, जिसमें अंबाला के अंबाला शहर, अंबाला कैंट, मुलाना जो आरक्षित सीटें, नारायणगढ़, कालका और पंचकूला और साडोरा आरक्षित सीट, जगाधरी और यमुनानगर विधानसभा हलके शामिल हैं। चौथा रादौर हलका कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में शामिल है। 1962 में लोकसभा चुनावों से अंबाला लोकसभा सीट उस वक्त संयुक्त पंजाब में शामिल थी, जिसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के रामप्रकाश और जनसंघ बीजेपी से सूरजभान 4 बार जीते। कांग्रेस की कुमारी शैलजा 2 बार और निवर्तमान बीजेपी सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया का ये तीसरा कार्यकाल था। 1998 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सांसद बने थे। वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या अंबाला शहर में 2,64,120, अंबाला कैंट 2,08,099, नारायणगढ़ की मतदाता संख्या 1,97,011, आरक्षित सीट मुलाना 2,31,000। ऐसे हुई ये सीट आरक्षित। अंबाला सीट पर ज्यादातर बीजेपी का ही दबदबा रहा। सभी पार्टियों के नेताओं ने जनता से मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का वादा तो किया, लेकिन जनता की मंशा पर कोई खरा नहीं उतर पाया। अंबाला के लोगों की जो मुख्य मांगे रही, अंबाला में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग सालों पुरानी है। यमुनानगर, नारायणगढ़, चंडीगढ़ रेल लाइन बिछाने की मांग जनता की तरफ से की गई। हालांकि पिछले 15 सालों से अटकी पड़ी चंडीगढ़ नारायणगढ़ यमुनानगर लाइन को हरी झंडी मिली। शुरुआती तौर पर 25 करोड़ रेलवे की तरफ से स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा अंबाला संसदीय क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन प्लांट लगाने की भी मांग की गई, जिसका काम अधर में ही लटका पड़ा। अंबाला छावनी को विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने की मांग भी उठी। दिसंबर 2018 तक सांसद रतनलाल कटारिया ने संसद में 319 प्रश्न पूछे। उन्होंने इस साल तक संसद में 98% उपस्थिति भी दर्ज करवाई। हालांकि उनके द्वारा पूछे गए सवालों का कोई निदान तो नहीं हुआ। जो मांगे थी वो भी जस की तस ही रही। ये सब देखकर चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया तो मिली जुली हुई देखने को मिलती है। कोई बीजेपी के पक्ष में है तो कोई कांग्रेस के पक्ष में नजर आता है। अब देखना होगा कि किस सांसद जी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होते हैं, क्योंकि 6 महीने में उपचुनाव करवाने का प्रावधान होता है, या फिर आम चुनाव के साथ ही अंबाला में भी चुनाव होंगे और क्या मोदी लहर देखने को मिलेगी या ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि अंबाला का आखिर संसदीय इतिहास कैसा रहा है। अंबाला हरियाणा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और 1967 से यहां कभी किसी भी पार्टी का लगातार दबदबा नहीं रहा। अंबाला टेस्ट चेंज करता रहा है, कभी भाजपा और कभी कांग्रेस। एक बार यहां से बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी रहे अमन कुमार नागरा। तो आपको पहले सीधे लिस्ट बता देते हैं कि 1967 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और सूरज भान यहां से चुनाव जीते थे। अगला चुनाव 1971 में हुआ, जिसमें रामप्रकाश जो कांग्रेस के नेता थे वो चुनाव जीते थे। रामप्रकाश से सूरज भान चुनाव हार गए थे। 1977 में फिर से सूरज भान चुनाव जीते भारतीय लोकदल के टिकट पर और रामप्रकाश चुनाव हार गए। 1980 में फिर सूरज भान चुनाव जीते और उनसे कांग्रेस के सोमनाथ चुनाव हारे। 1984 में इंदिरा जी की मौत के बाद जो कांग्रेस की लहर चली थी उसके अंदर कांग्रेस के रामप्रकाश ने चुनाव जीता और सूरज भान चुनाव इसमें हारे। 1989 में जबकि देश के अंदर कांग्रेस विरोधी लहर थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी, उस समय 1989 में भी अंबाला ने कांग्रेस को चुना था। मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट चेंज करता रहता है। और 1991 के चुनाव में भी फिर से यानी कि हैट्रिक लगी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी रामप्रकाश चुनाव जीते थे। 1996 में मिजाज बदला और भारतीय जनता पार्टी के सूरज भान सांसद बने। 1998 में अमन कुमार नागरा चुनाव जीते। अमन कुमार नागरा उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 1998 के चुनाव में हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था। 1999 में जब चुनाव हुआ तो रतनलाल कटारिया चुनाव जीते और कांग्रेस के फूलचंद मुलाना हारे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश में सरकार बनी। 2004 के चुनाव में जब देश का मूड दोबारा चेंज हुआ, कांग्रेसमयी लोग होने लगे, तो कुमारी सैलजा सांसद बनी और 2009 में भी सैलजा फिर से दोबारा सांसद बनी और सैलजा ने रतनलाल कटारिया जी को चुनाव में हराया। 2014 में रतनलाल कटारिया चुनाव जीते और उन्होंने कांग्रेस के राजकुमार वाल्मीकि को चुनाव में हराया और 2019 के चुनाव में रतनलाल कटारिया ने कुमारी सैलजा को बड़े अंतर से चुनाव मैदान में हराया। रतनलाल कटारिया जी के बारे में आपको इतना बता दें कि रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। रतनलाल कटारिया एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कि उनके बाल किरदार के रूप में प्रधानमंत्री रहते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बचपन में सम्मानित किया था। रतनलाल कटारिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 3 बार सांसद भी रहे और मान लें कि प्रदेश की राजनीति में उनका खासा दखल था। पिछले दिनों जब उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद में उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी सहित सभी बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके निधन के बाद अंबाला को एक लोकसभा उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है। 2024 की चर्चा अंबाला के बारे में हम बाद में करेंगे, पहले लोकसभा उपचुनाव की चर्चा करेंगे जो संभावित है और उम्मीद है कि वो चुनाव होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से 2019 का सिनेरियो बताएं कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जो सांसद बने, रतनलाल कटारिया ने 7,46,508 वोट लिए थे, यानी कि लगभग 57% वोट। और कुमारी सैलजा ने उस चुनाव के अंदर
4,163 वोट प्राप्त किए, यानी कि लगभग 31% वोट। 3 लाख से ज्यादा का अंतर था चुनाव के अंदर। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे थे नरेश कुमार, उनको मिली थी 96,296 वोट। चौथे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल रही थी और उनके प्रत्याशी को मिले थे 19,575 वोट। पांचवें नंबर पर जो रहे थे वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे थे पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज को 12,302 वोट मिले थे। और आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में, जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी था। गठबंधन के प्रत्याशी को मात्र 12,302 वोट मिले थे, 5वें स्थान पर रहे थे। और अब जबकि चुनाव की तैयारी दोबारा शुरू हो चुकी है, इसकी बानगी भर यह है कि आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जब आपके साथ हम रूबरू हो रहे हैं, तो कुमारी शैलजा के अंबाला निवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, अंबाला और अंबाला कैंट के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हो रही है, जिस मीटिंग को कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर ले रहे हैं। तो मान लिया जाए कि चुनाव की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अपनी कमर कसे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जबकि रतनलाल कटारिया ने बहुत बड़े अंतर से कुमारी शैलजा को चुनाव में हराया था, कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की हैवीवेट नेता हैं, लेकिन चुनाव में उनको पटखनी दी थी 8 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो विधानसभा चुनाव के अंदर पासा बदल गया था और विधानसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस चुनाव हार गई थी, उसको 4 सीटें विधानसभा की मिली, अंबाला लोकसभा की 9 सीटों में से, और 5 पर कांग्रेस रही। तो मान लिया जाए कि उस समय बराबर बराबर आ गए। और आज का जो सिनेरियो है लोकसभा का, अंबाला के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, उसको देखते हुए लग रहा है कि मुकाबला आने वाले चुनाव में कड़ा हो सकता है। और इसकी एक बानगी यह है कि अभी पिछले दिनों जब जिला परिषद के चुनाव हुए, तो जिला परिषद के अंदर अंबाला लोकसभा में जो सीटें आती थी, उनमें से मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिली थी। यानी कि भाजपा के केवल 2 जिला पार्षद चुने गए थे, 2 बीएसपी के बने थे, 3 आम आदमी पार्टी के जिला पार्षद बने और 8 निर्दलीय चुनाव जीते थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था और कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि उनके पार्षद बड़ी संख्या में चुने गए थे। एक चीज आपको और बताएं कि अंबाला के अंदर जो वहां का चुनावी माहौल बना हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है कि चुनावी घमासान जो वहां देखने को मिलेगा वो बहुत रोचक हो सकता है। और एक बात आपको और बताएं कि रतनलाल कटारिया जी के अगर निधन के चलते ये उपचुनाव ना होता और यहां पर सीधे चुनाव में उतरा जाता, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो तय है, और लोकसभा चुनाव के अंदर यानी कि मध्यावधि चुनाव अगर ना होता, उपचुनाव ना होता, सीधे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता था। अब क्योंकि रतनलाल कटारिया जी के निधन के बाद में, उनका देहांत होने के बाद में उनके प्रति एक लहर भी चलेगी, एक संवेदना भी होगी, और उसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है, इसके बारे में यह सोच सकते हैं कि जो भाजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा करना है उपचुनाव के लिए, उसके लिए जो सबसे पहले नंबर पर नाम चल रहा है वो बंतो कटारिया का चल रहा है, रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी का। हालांकि वहां नाम कुछ और भी हैं। कृष्ण बेदी भी अंबाला से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण बेदी पूर्व में मंत्री रहे हैं, आजकल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बहुत नजदीकी हैं, सीएम रेजिडेंस के अंदर उनकी ड्यूटी भी है। और एक बात और बताएं कि कृष्ण बेदी तो पिछले दिनों चुनाव की तैयारी सिरसा से भी कर रहे थे। सिरसा में उन्होंने दौरे भी किए थे, लेकिन अब क्योंकि लोकसभा का उपचुनाव आ गया है तो संभवतः वो यहां का रुख कर सकते हैं, और उनको पार्टी भी, क्योंकि वो मनोहर लाल जी के बहुत नजदीक है। इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं बीजेपी के जो वहां तैयारी कर रहे हैं। बंतो कटारिया और कृष्ण बेदी के साथ साथ अंबाला के लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से जो नेता और तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक प्रमुख नाम सुदेश कटारिया का भी है। सुदेश कटारिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। और एक नाम और भी है, अनिल धनतोड़ी। अनिल धनतोड़ी पूर्व में विधायक रहे हैं, शाहबाद के पूर्व विधायक थे, और क्योंकि लोकसभा का उपचुनाव संभावित है, तो अनिल धनतोड़ी भी लोकसभा के उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस से अगर नाम चलाया जाए या नाम देखा जाए,
तो मान लिया जाए कि कुमारी शैलजा के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और कुमारी शैलजा जितनी कांग्रेस के आला कमान के नजदीक हैं, तो उनकी टिकट में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ सकती। अगर माना जाए तो अंबाला संसदीय क्षेत्र से कुमारी शैलजा जैसे पहले कांग्रेस के नेता के रूप में, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतरती रही हैं, तो इस उपचुनाव में भी कुमारी शैलजा ही कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं। और अगर मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के नाम पर जो सहानुभूति मिलने वाली है, वो सहानुभूति को लेने की तरफ बढ़ेगी, तो बंतो कटारिया भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि बंतो कटारिया खुद भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। यदि टिकट बदलने में कोई बात नहीं आती, जो मैंने आपको 3 नाम और बताए, या कोई और नाम चर्चा में नहीं आता, तो संभवतः बंतो कटारिया पर भारतीय जनता पार्टी अगला दांव चल सकती है लोकसभा के उपचुनाव के लिए। बात आएगी आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो की। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की भी। तो जननायक जनता पार्टी तो वर्तमान में अभी प्रदेश के अंदर सरकार के साथ गठबंधन में है, और लोकसभा का अगर उपचुनाव होता है और वो गठबंधन की सरकार अगर चलती रहती है, तो मान लिया जाए कि जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन होगा वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि दोनों पार्टियों गठबंधन हो सकता है। तो क्या यह गठबंधन इस लोकसभा उपचुनाव में भी सामने आ सकता है? वैसे तो ये भविष्य के गर्व की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, और आने वाले समय में क्या होगा ये उस पर सब तय करेगा। लेकिन अंबाला संसदीय क्षेत्र के चुनाव में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ये एक नई शक्ति भी बन सकते हैं। अगली बात अगर करें आम आदमी पार्टी की, तो जिस प्रकार से जिला परिषद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए तो तय है कि आम आदमी पार्टी का वहां पर वोट ग्राफ कुछ तो जरूर बढ़ा होगा। और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर सरकार बनने के बाद तथा चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम चुनाव में जिस प्रकार की सफलता आम आदमी पार्टी को मिली थी, क्योंकि अंबाला चंडीगढ़ और पंजाब के बिल्कुल नजदीक लगता है, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर, उस लहर का फायदा कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। तो मान लिया जाए कि उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी अब की बार कोई करिश्मा करने की कोशिश करेगा या अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन यह जरूर मान लिया जाए कि अंबाला के लोकसभा उपचुनाव में एक बार पुनः कटारिया परिवार और कुमारी शैलजा आमने सामने हो सकते हैं। कटारिया परिवार का मतलब कि बंतो कटारिया और शैलजा वहां से पहले से चुनाव लड़ती रही हैं। कैसा होगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव होना है उसकी चर्चा तो बाद में होगी, पहले उपचुनाव की चर्चा होनी है, और उपचुनाव पर चर्चाएं चल पड़ी हैं। उपचुनाव के बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। हालांकि समय अभी मात्र 1 साल का बचा हुआ है। जहां तक उपचुनाव की बात करें तो अंबाला के अंदर एक बार पहले भी उपचुनाव हो चुका है, और अंबाला की सीट 2 बार पहले खाली भी रह चुकी है। वर्ष 1984 में अंबाला के तत्कालीन सांसद रामप्रकाश के निधन के बाद अंबाला की संसदीय सीट 2 साल तक खाली रही थी। लेकिन क्योंकि उसके बाद में आईपीसी की धारा 1951 में 151A जुड़ गया, और उसके बाद से, जो कि 1996 में शामिल किया गया, उसके बाद से लोकसभा की सीट या कोई भी विधानसभा की सीट 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रह सकती। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उपचुनाव अनिवार्य है। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि अगर लोकसभा का चुनाव समय से पहले नहीं होने जा रहा, जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि लोकसभा का चुनाव कुछ समय से पहले हो सकता है, तो मान लिया जाए कि अगर लोकसभा का जो चुनाव है पूर्ण अवधि पर होने जा रहा है, समय से पहले नहीं होने जा रहा, तो अंबाला के अंदर एक लोकसभा का उपचुनाव तय है, जिसके अंदर कांग्रेस से कुमारी शैलजा और बीजेपी से बंतो कटारिया आमने सामने हो सकते हैं। कैसा होगा, चुनाव के रंग कैसे होंगे, इससे आपको उस समय पर रूबरू कराएंगे। बस इस प्रकार के सभी समाचारों से, इस प्रकार की सभी गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।